हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीजल 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने बायोलॉजी ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसमें आज हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, ये पार्ट पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको बहुत अच्छे से समझ लेना एक एक बात मैं जो बोलूँगा, और 100% गारंटी एग्जाम में इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो वो बिल्कुल 101% अपने ही कंटेंट से आएगा। ठीक है, तो वो तो आपको पता है, जैसे कि आपने कुछ पहले एग्जाम दिए होंगे, अपना कंटेंट देखा होगा, तो आपको अब गारंटी आ चुका है पूरा 100% कि भैया अपने कंटेंट से ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बस एक रिक्वेस्ट है भैया, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना है वीडियो को, उससे हमें और एनर्जी मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आप लोगों के पास है ही, फिर से बता देता हूँ, 8668391131। ये कमेंट सेक्शन में भी रहेगा, डिस्क्रिप्टिव उधर उधर भी हर जगह पे ये आपको मिल जाएगा ये नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, गाइडेंस या ये जो नोट्स है ये यदि आपको फ्री में चाहिए तो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखना। उसके बाद अभी ये सेकेंड वीडियो बन रहा है अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। भैया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन कहाँ पे होते हैं? ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब ये ऑर्गन्स कहाँ पे होते हैं? तो भैया ये जो ऑर्गन्स होता है, जो लोकेशन होता है, उसको पेल्विक रीजन कहा जाता है, या हिंदी में इसको श्रोणी भाग कहा जाता है। हम ये दोनों मतलब बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए अपना कंटेंट रहता है। तो यदि आपको बोला जाए कि भैया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो लोकेशन है वो कौन सा है, तो पेल्विक रीजन है। वैसे आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं डायग्राम भी आपको दिखाता हूं कि भैया पेल्विक रीजन यानी ये वाला रीजन यहां पे होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, देखो कितने प्यारे प्यारे हमने डायग्राम्स लाई है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से सारा चीज़ समझ में आ जाए। जैसे यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो यदि आपके पास मैप्स रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझते, वैसे ही यदि बायोलॉजी आपको पढ़ रहे आपके पास डायग्राम्स रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि भैया ये तो हो गया आपका कि ये पेल्विक रीजन में होता है। ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? बस बहुत बच्चों को लगता है कि मतलब ओनली पेनिस यही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन होता है। नहीं बेटा, तो ये देखो टेस्टिस ये होता है। टेस्टिस कहाँ पे होते हैं, क्या होते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। देन मेल ग्लैंड्स, टेस्टिस को हिंदी में वृषण कहा जाता है। देन मेल ग्लैंड्स, ठीक है, मेल ग्लैंड्स को नर जनन ग्रंथियां कहा जाता है। देन एक्सेसरी डक्ट यानी सहायक नली। देन एक्सटर्नल जेनिटल एरिया यानी बाह्य जननांग भाग। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो मतलब आप दोनों को समझ में आ जाएगा। तो कौन कौन से ऑर्गन होते भैया? टेस्टिस क्या होते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। मेल ग्लैंड जरूरी होते, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है ये ऑर्गन्स। देन एक्सेसरी डक्ट वो क्या होते क्या नहीं होते मैं बताऊंगा। देन एक्सटर्नल जेनिटल एरिया, इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो भैया ये 4 ऑर्गन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, अभी एक एक जो ऑर्गन है ये हम अच्छे से समझ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं टेस्टिस से। ठीक है, टेस्टिस यानी हिंदी में वृषण। भैया टेस्टिस कितने होते हैं? 1 पेयर होते हैं। दिखा देता हूं मैं आपको टेस्टिस। ठीक है, जैसे कि यदि ये भाग ये डायग्राम यदि आपने देख लिया, ठीक है, तो जैसे ये पेनिस है, पेनिस के यहाँ पे टेस्टिस होता है। ठीक है, एक यदि है तो उसको टेस्टिकल कहा जाता है, उसका प्लूरल टेस्टिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक है इसलिए टेस्टिकल कहा गया है। ठीक है, अभी और एक डायग्राम है ना, यही है। ठीक है, तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों क्या हो गए? टेस्टिस आपके हो गए। ठीक है, तो 1 पेयर यानी 2 टेस्टिस होते हैं। ठीक है, मेल के पास, हर एक मेल के पास 2 टेस्टिस होते हैं। ठीक है, 2 टेस्टिस है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, टेस्टिस 1 पेयर होता है। देन उसका लोकेशन, टेस्टिस कहाँ पे होते हैं? ये स्क्रोटम में होते हैं। स्क्रोटम यानी हिंदी में वृषण कोश। ठीक है, टेस्टिस को वृषण कहा जाएगा, और स्क्रोटम यानी टेस्टिस किसके अंदर होते हैं? टेस्टिस भैया तुम्हारे स्क्रोटम के अंदर होते हैं। स्क्रोटम को वृषण कोश कहा जाता है। ये स्क्रोटम क्या होता है? ये स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको अभी डायग्राम में दिखाऊंगा स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम क्या है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, और ये बॉडी के आउटसाइड रहता है।
ठीक है। स्क्रोटम कहाँ होता है, आउटसाइड होता है, और स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होते हैं, यानी टेस्टिस आपके बॉडी के बाहर रहेंगे, आउटसाइड रहेंगे। उसका रीजन क्या है भैया, स्क्रोटम क्यों आउटसाइड रखना, टेस्टिस क्यों आउटसाइड रखना, इसका रीजन भी है, वो रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। पहले चलो देखते हैं स्क्रोटम को, डायग्राम में जाके देखते हैं। ठीक है, देखो ये पेनिस है, ठीक है, तो ये जो है ना, ये पेनिस के बाजू में ये जो है ना, ये तुम्हारा स्क्रोटम होता है, और इस स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होते हैं। यानी टेस्टिस आपको नेक्ड आई से नहीं दिख सकते, लेकिन हाँ स्क्रोटम आपको दिख सकता है। ठीक है, तो स्क्रोटम ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, उसको स्क्रोटम कहा जाता है, उसके अंदर टेस्टिस रहते हैं। ये तो यदि एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया टेस्टिस कहाँ पे होते हैं, तो आपको बताना है टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होते हैं। स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये बॉडी के आउटसाइड है, दिख रहा है ना, ये स्क्रोटम ये बॉडी के आउटसाइड होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता। क्यों भैया, क्यों बॉडी के आउटसाइड, क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो स्पर्म जो है वो कौन बनाता है, वो तुम्हारे टेस्टिस बनाते हैं। ठीक है, टेस्टिस यानी वृषण स्पर्म बनाते हैं। ठीक है, और स्पर्म बनाने के लिए देखो आप लोगों को पता होगा कि जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है ना, वो 35 डिग्री तक होता है बॉडी टेम्परेचर। तो ये ज़्यादा हो जाता है स्पर्म बनाने के लिए। स्पर्म बनाने के लिए बॉडी का टेम्परेचर, यानी स्पर्म बनाने की जो जगह है वहाँ पे टेम्परेचर कम होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस नहीं होना चाहिए, वहाँ पे लगभग 32-32.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। यानी बॉडी से लगभग 2 to 2.5 डिग्री या 3 डिग्री मान लो आप, उतना टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी वहाँ पे आपके स्पर्म बनेंगे। तो स्पर्म बना रहे कौन है, टेस्टिस। टेस्टिस का आप स्क्रोटम, इसलिए स्क्रोटम को बॉडी के बाहर, मतलब भगवान ने ऐसे बनाया कि स्क्रोटम को बॉडी के बाहर रखा है ना। आपने देखा होगा जब पेशाब करते हैं आप, तो पेशाब का जो टेम्परेचर होता है ज़्यादा होता है ना, गर्म होता है थोड़ा सा, क्योंकि उसका 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ठीक है, और भैया इसीलिए आपको याद रखना है, स्क्रोटम कभी भी बॉडी के आउटसाइड होता है। उसका रीज़न एक ही है, सिंपल है, कि भैया जो स्पर्म बनाना है उसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 या 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लगभग इतना कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म बनाने के लिए। तो इसीलिए स्क्रोटम यानी टेस्टिस को भैया बाहर रखना पड़ेगा बॉडी के। ठीक है, तो आपको ये पता हो चुका है अभी कि स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, टेस्टिस में होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पेनिस एक मेन ऑर्गन होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, लेकिन नहीं, टेस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्पर्म कौन बना रहा है, टेस्टिस। एग्जाम में पूछा जा सकता है भैया स्पर्म कौन बनाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पर्म टेस्टिस में बनते हैं। ठीक है, स्पर्म कहाँ पे बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं, यानी वृषण में बनते हैं। ठीक है, अभी हम ये सेमीफेरस ट्यूबुल और ये टेस्टिकल ट्यूबुल के बारे में जानकारी ले लेंगे। देखो सेमीफेरस ट्यूबुल यहाँ पे भी एक डायग्राम है, लेकिन मैंने आपके लिए और एक अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया इसलिए मैंने डायग्राम ली है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है ये टेस्टिस है यहाँ पे, ठीक है, ये टेस्टिस है, यहाँ पे भी ये टेस्टिस है, ये समझ में आ गया। और एक डायग्राम मैंने आपको लाई, यहाँ पे सेमीफेरस ट्यूबुल आपको पता होना चाहिए, इसलिए चलो इस डायग्राम को अच्छे से देख लेते हैं। देखो ये भी एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखो ये टेस्टिस जो है ना, ये बाहर का जो रहेगा ये स्क्रोटम के अंदर ये टेस्टिस है। ठीक है, ये वाला पार्ट टेस्टिस है। तो भैया इसमें ये जो है ना, ये जो नलिका जैसे है ना, ये जो नलिका जैसे ना, इसी को सेमीफेरस ट्यूबुल कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को, ये जो है ना, इसी को सेमीफेरस ट्यूबुल कहा जाता है। ये होता है तुम्हारा सेमीफेरस ट्यूबुल। और पता है स्पर्म सबसे पहले कहाँ पे बनते हैं भैया, स्पर्म सबसे ये सेमीफेरस ट्यूबुल बनाता है। हम बोलते हैं स्पर्म टेस्टिस बना रहा है, लेकिन टेस्टिस के भी अंदर स्पर्म कौन बनाता है, तो भैया तुम्हारी सेमीफेरस ट्यूबुल बनाएंगे। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भैया टेस्टिस के अंदर कौन है वो जो स्पर्म बना रहा है, तो आंसर रहेगा सेमीफेरस ट्यूबुल। कौन, सेमीफेरस ट्यूबुल। बार बार बोलना है तो याद रहेगा। कौन बनाएगा भैया, तुम्हारा सेमीफेरस ट्यूबुल बनाएगा, है ना। तो टेस्टिस में ये स्पर्म बना कौन रहा है, सेमीफेरस ट्यूबुल। और ये जो एक कंपार्टमेंट है ना, ये देखो ये कंपार्टमेंट है अलग अलग, तो इस कंपार्टमेंट को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है टेस्टिकुलर ट्यूबुल या लोबुल। टेस्टिकुलर ट्यूबुल या लोबुल कहा जाता है ये एक कंपार्टमेंट को। ठीक है, तो ये जो है ना, ये यहाँ पे ये जो डक्ट रहेगी या नलिया रहेगी, वो क्या होगी, टेस्टिकुलर ट्यूबुल हो, सेमीफेरस ट्यूबुल हो जाएगी। सेमीफेरस आपको याद रखना कि भैया सेमीफेरस ट्यूबुल जो है ना वो स्पर्म बनाएगी। और ये जो एक कंपार्टमेंट है ना, यानी ये कौन सी है, टेस्टिकुलर, ये क्या है भैया, ये टेस्टिकुलर ट्यूबुल या लोबुल है।
ठीक है, तो ये तो पहली बात आपको हो गई कि भैया सेमीफेरस ट्यूब्यूल यानी हिंदी में शुक्रजनक नलिकाएं, नलिकाएं होती है ना, वो नलिकाएं मैंने बताई, वो नलिकाएं जो होती है ना वहाँ पे स्पर्म सबसे पहले बनता है। ठीक है, और ये मतलब बहुत सारी सेमीफेरस ट्यूब्यूल ये करके एक एक जो कंपार्टमेंट बनाएगी ना उसको टेस्टिकुलर लेबुल कहा जाएगा, टेस्टिकुलर टेबुल कहा जाएगा या लोबुल कहा जाएगा। और वो कितनी होती है टोटल 250 होती है, 250 होती है एक टेस्टिस में, यानी 2 टेस्टिस होते हैं मेल के पास, तो 2 टेस्टिस रहेगी तो टोटल कितनी होगी 500 होती है। ठीक है, एक टेस्टिस में जो टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल या लोबुल होती है वो 250 होती है और अपने पास 2 टेस्टिस होते हैं तो इसकी वजह से वो टोटल 500 हो जाएंगी। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भैया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका लोकेशन क्या होता है, पेल्विक रीजन जो मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, टेस्टिस, मेल ग्लैंड्स, एक्सेसरी डक्ट, एक्सटर्नल जेनिटल एरिया, ये हम हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ये हमने देख लिया। देन हमने टेस्टिस से स्टार्ट कर दिया, टेस्टिस 1 पेयर होती है हमने देख लिया, उसका लोकेशन जो होता है स्क्रोटम होता है, ये स्क्रोटम क्या होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आउटसाइड होता है बॉडी के आउटसाइड क्यों होता है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होती है और स्पर्म कहाँ पे स्क्रोटम में टेस्टिस में फॉर्म होता है, इसीलिए स्क्रोटम को आउटसाइड या टेस्टिस को बॉडी के आउटसाइड रखा जाता है। देन स्पर्म फॉर्मेशन यहीं पे होता है टेस्टिस में, आपको पता है। यदि टेस्टिस में भी एक्चुअल में कौन स्पर्म फॉर्म कर रहा है तो वो सेमीफेरस ट्यूब्यूल होता है ना। सेमीफेरस ट्यूब्यूल यानी ये नलिकाएं होती है और ये नलिका गुच्छा गुच्छा बन के मतलब कंपार्टमेंट जो रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल या लोबुल बोला जाएगा। और यही टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल और लोबुल कितने होते हैं टोटल, एक टेस्टिस में तो 250 होते हैं, 2 टेस्टिस है तो ऑफकोर्स कितने हो जाएंगे 500 हो जाएंगे। ठीक है, ये टेस्टिस में 3 प्रकार के सेल होती है, आपको पता है ना, मतलब सेल से टिश्यू से मतलब ऑर्गन वगैरह बनते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बायोलॉजी के पहले लेक्चर में मैंने बताया था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। तो टेस्टिस में 3 प्रकार के सेल होते हैं, ये भी सेल आपको याद रखने हैं और ये सेल क्या क्या काम करते हैं ना ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो पहली बात, टेस्टिस में 3 प्रकार के सेल होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली सेल है ना वो कौन सी होती है, जर्म सेल। कौन सी होती है भैया, ये होती है तुम्हारी जर्म सेल। और इसी जर्म सेल को क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोजोनिया। ठीक है, स्पर्म है ना, स्पर्मेटोजोनिया या जर्म सेल को स्पर्मेटोजोनिया कहा जाता है। और ये जर्म सेल या ये जर्म सेल या स्पर्मेटोजोनिया क्या करती है, ये जो जर्म सेल है ना ये क्या करती, स्पर्म बनाती है ना भैया। सेमीफेरस ट्यूब्यूल तुम्हारी स्पर्म बनाती है, लेकिन ये सेमीफेरस ट्यूब्यूल या टेस्टिस किन सेल से बनी हुई है, तो भैया ये पहली तो एक जर्म सेल है उससे बनी है, तो ये जर्म सेल एक्चुअली स्पर्म बनाती है। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया सेल कौन बनाते, एक तो ऑप्शन में रहेगा टेस्टिस, या तो ऑप्शन में रहेगा सेमीफेरस ट्यूब्यूल, या ऑप्शन में रहेगा यदि सेल पूछा जाए कौन सी सेल स्पर्म बनाती है तो ऑप्शन में जर्म सेल रहेगा और स्पर्मेटोजेनिया रहेगा। बहुत आसान है, बस आपको इसको याद रखना है, जर्म सेल और स्पर्मेटोजोनिया। ठीक है, बार बार चीज़ों को कहोगे तो याद अपने आप हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ये जर्म सेल और स्पर्मेटोजोनिया जो होता है ना भैया वो क्या करती है, वो स्पर्म बनाती है। ठीक है, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ा रहा भाई साहब, इसीलिए बच्चे एग्जाम हॉल में जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, बट उनको क्वेश्चन नहीं मिलते एग्जाम हॉल में और वो डिप्रेस होकर बाहर आ जाते हैं। हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसकी वजह से अपने कंटेंट के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और उतना पढ़ना पड़ेगा। हमें पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है, बायोलॉजी में हमें एमबीबीएस एमडी का डिग्री नहीं लेना है भाई साहब, हमें नहीं बनना है डॉक्टर, लेकिन हमें उतना तो पढ़ना पड़ेगा ना जितना हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। लोग शॉर्टकट में पढ़ाते हैं, मतलब पूरा बायोलॉजी 5-6 घंटे में पढ़ा रहे हैं, 10 घंटे में पढ़ा रहे, नहीं होता है यार, उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तभी एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स आएंगे, तभी आप जीएस में कॉन्फिडेंटली। नहीं तो बच्चे पढ़ तो रहे लेकिन एग्जाम हॉल में जाते तो 5-10 मार्क्स लेके आ रहे, क्यों आ रहे, क्योंकि वो प्रॉपर नहीं पढ़ रहे और अपने डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैं बार बार बोलूँगा कि यहाँ पे पढ़ो, तभी आपका जीएस में कुछ होने वाला है। अपने यहाँ पे जितना अच्छे से कंटेंट मतलब कराया जा रहा है उतना अच्छे से कहीं पे भी नहीं, कोई भी नहीं कर रहा है। कितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, कितने भी बड़े बड़े उनका फीस रहो, कुछ भी रहे, वो नहीं करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ।
इतना डायग्राम, इतना मेहनत कोई नहीं कर रहा है। और ये कोई भी मतलब मैं गारंटी देता हूँ, जब अभी तक कितने एग्जाम हुए अपने कंटेंट जब से स्टार्ट हुआ है, वो सारे के सारे एग्जाम में हर मतलब जो हमने पढ़ाया है उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया है। यदि हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यदि मान लो चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई भी चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन यदि एग्जाम हॉल में आया है तो भैया अपने कंटेंट के बाहर नहीं गया है, ये अपना गारंटी है। ठीक है, चलो फिर तो टेस्टिस में या 3 प्रकार के सेल होते हैं, 3 टाइप सेल होते हैं। पहला सेल तो हमने पढ़ लिया, जर्म सेल। अभी दूसरा सेल हम देख लेते हैं, कौन सा है भैया? आपका दूसरा सेल है, ये इसका नाम है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, कौन सा? सर्टोली सेल। ये क्या करता है? ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, हर एक चीज को न्यूट्रिशन की जरूरत है भैया। ये तो स्पर्म है, ये तो शायद किसी बच्चे को जन्म देने वाला है, तो इसको क्या न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। तो स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन देता है? सर्टोली सेल्स देता है। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन यदि आ जाए भैया स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन देता है, तो सर्टोली सेल्स देता है। बस आपको इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, बाकी सारे बच्चे एग्जाम हॉल के बाहर रहेंगे और बोलेंगे कि यार पेपर बहुत डिफिकल्ट है, और आप बोलोगे नहीं पेपर तो आसान था क्योंकि आपने पढ़ा है। ठीक है, बाकी बच्चों ने नहीं पढ़ा है। तो आपको याद रखना है स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन देता है भैया? सर्टोली सेल देता है। ठीक है, उसके बाद आता है 3rd नंबर का सेल, वो होता है आपका लीडिंग सेल। और ये क्या करता है? ये मेल हार्मोन बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडिंग सेल जो होते हैं 3 टाइप के सेल है, जर्म सेल, जर्म के बाद में स्पेल क्यों बोल रहा है पता नहीं। ठीक है, जर्म सेल फर्स्ट हो गया, देन सर्टोली सेल हो गया, देन आपका लीडिंग सेल हो गया। जर्म सेल तो भैया तुम्हारा इसका फॉर्मेशन कर रहा है, किसका? स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। ये सर्टोली सेल जो है वो आपका न्यूट्रिशन दे रहा है भैया आपके स्पर्म को। और जो लीडिंग सेल है ना, वो क्या करता है? मेल हार्मोन बनाता है, यानी टेस्टोस्टेरोन बनाता है। ठीक है, जो मेल में जो मतलब मेल में जो मेलनेस जो होती है वो किसकी वजह से होती है? वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। और ये हार्मोन कौन बनाता है? ये लीडिंग सेल बनाता है। लीडिंग सेल कहाँ पे होती है? टेस्टिस में होते हैं, सेमीफेरल ट्यूबुल्स में होती है लीडिंग सेल। तो आपको याद रखना है ये जो मेल हार्मोन है, यानी जो टेस्टोस्टेरोन जो है, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन एक ही बात है, ये कौन बनाता है? ये लीडिंग सेल बनाता है। बहुत ही लाजवाब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी डायग्राम हमने कर ली। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर ये टेस्टिस वगैरह है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलो अभी हमने टेस्टिस पढ़ लिया, अभी हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। सेकेंड जो ऑर्गन हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो था भैया आपका एक्सेसरी डक्ट, यानी हिंदी में सहायक नलिका। भैया स्पर्म तो टेस्टिस में बना लिया, लेकिन भैया स्पर्म को भी पेनिस के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, स्पर्म तो यहाँ पे बन गया, लेकिन भैया अभी ये पेनिस के पास जाएगा, तभी तो वो पेनिस के थ्रू फीमेल के पास जाएगा, तभी तो बच्चा बनेगा ना भैया। स्पर्म ओनली मेल के पास रहने से तो बच्चा नहीं बनेगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो फीमेल के पास जाने के लिए वो पेनिस के थ्रू जाएगा, राइट। तो अभी तो ये तो यहाँ पे तो बन गया, लेकिन अभी इसको पेनिस के तरफ जाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी है चीज़ें। वो क्या है? वो चीज़ें है तुम्हारी एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, यानी सहायक नलिका, कुछ नलिका है वो स्पर्म को पेनिस के तरफ लेके जाएगी, जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो भैया नली के द्वारा स्पर्म बाहर निकलना ही एक्सेसरी डक्ट कहलाता है। मतलब स्पर्म जो नली है जो स्पर्म को बाहर निकालती है, वही जो नली है उनको एक्सेसरी डक्ट यानी सहायक नलिका, ये सहायता कर रही है, ये हेल्प कर रही है स्पर्म को भैया पेनिस के पास जाने के लिए। तो कौन कौन सी वो नलिका है? वो है, फर्स्ट है तुम्हारी रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस को कहा जाता है हिंदी में वृषणजाल। देन वासा इफ्रेंशिया को हिंदी में शुक्रवाहिका कहा जाता है। देन एपीडाइडेमिस उसको अधिवृषण कहा जाता है। और देन वास डेफरेंस उसको शुक्रवाहिका कहा जाता है। तो ये 4 चीज़ें आपको नाम इनका याद रखना है। क्यों याद रखना है मैं आपको आगे बताऊंगा। एट दिस मोमेंट आपको बस इस नाम याद रखना है। फर्स्ट है आपका रेटे टेस्टिस, देन है वासा इफ्रेंशिया, देन है एपीडाइडेमिस, देन है वासा डिफरेंस। ठीक है, तो वासा इफ्रेंशिया वासा डिफरेंस दोनों को क्या कहा जाता है? शुक्रवाहिका कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो रेटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपीडाइडेमिस, वासा डिफरेंस, ये 4 होती है आपकी एक्सेसरी डक्ट। एग्जाम में कभी मतलब नीचे आ सकता है कि भैया इसमें से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है ना, उसमें से किसी एक का दे दिया ऑप्शन में, इसमें से किसी एक का नाम दे दिया और बाकी 3 फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दे दिए।
तो आपको ये नाम यदि पता होंगे तो ही तो आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे। इसीलिए ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइडेमिस और वासा डेफरेंस। इसका हिंदी में भी वृषण जाल, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, ये आपको याद रखना है। अभी और जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें आपको याद रखनी है, इसको भी मैं डायग्राम में आपको दिखा दूंगा। तो पहली तो बात, जो एपिडाइडेमिस है यानी अधिवृषण, ये क्या करता है? यहाँ पर स्पर्म मैच्योर होते हैं, है ना। देखो भैया, टेस्टिस है तुम्हारे, ठीक है, ये जो है ये टेस्टिस है ना, यहाँ पे तो स्पर्म फॉर्म हो गए, लेकिन ये टेस्टिस के ऊपर ये होता है ना, इधर होता है तुम्हारा एपिडाइडेमिस, है ना, समझ रहे हो आप? ठीक है, एपिडाइडेमिस ये भी किसके अंदर रहेगा? स्क्रोटम के अंदर रहेगा, यानी ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर रहेगा ये एपिडाइडेमिस। टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर एपिडाइडेमिस है। भाई इसने तो स्पर्म बना ले, लेकिन वो तो इमैच्योर है ना। एग्जाम में ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया इमैच्योर स्पर्म कहाँ पे होते हैं? तो आपको याद रखना है ये टेस्टिस में होते हैं या सेमीफेरस ट्यूबुल्स में होते हैं, है ना। टेस्टिस में होते हैं या सेमीफेरस ट्यूबुल में कहाँ पे होते हैं? इमैच्योर स्पर्म होते हैं। और मैच्योर कौन कर रहा है? मैच्योर आपका एपिडाइडेमिस कर रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके आगे क्या चीज़ है? तो ठीक है, ये तो चीज़ आपको याद रखनी है। एपिडाइडेमिस स्पर्म को मैच्योर करता है। देन वासा डिफरेंस यानी शुक्रवाहिका क्या करता है? ये मैच्योर स्पर्म इस नली से यूरिथ्रा मूत्रवाहिका तक जाता है। किससे भैया? वासा डिफरेंस। ठीक है, दिखाते हम एक आपको, है ना। चलो, जैसे कि ठीक है, ये देखो, ये रेटिटेस्टिस यहाँ पे होता है। रेटिटेस्टिस में मतलब ये जो देखो ये जो है ना लोब्यूल है ना, ये तो यहाँ पे तो स्पर्म बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे रेटिटेस्टिस होते हैं। देन यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे इफ्रंटक्लेस, यानी ये क्या है? यही क्या है? यही वासा इफ्रेंट्स है, ठीक है। ये वासा इफ्रेंशिया है ना, यही क्या होता है? यही इफ्रंटक्लेस, ये भी उसका नाम है इफ्रंटक्लेस या वासा इफ्रेंशिया। ये वासा इफ्रेंशिया है, बस इसके नाम आपको याद रखना है। और मैं आपको डायग्राम में बस दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब आप देखते हो तो आपका मेमोरी और अच्छे से शार्प हो जाता है। तो रेटिटेस्टिस हो गया, ये कौन सा? एक्सेसरी डक्ट का पार्ट है, रेटिटेस्टिस हो गया। देन ये इधर वासा इफ्रेंशिया हो गया। और ये आपका ये क्या है? ये आपका एपिडाइडेमिस है। यहाँ पे क्या हो रहा है भैया? तुम्हारे स्पर्म मैच्योर हो गए, ठीक है। तो भैया स्पर्म मैच्योर भी हो गए, तो फिर स्पर्म को किसके पास जाना चाहिए? पेनिस के पास जाना चाहिए। तो पेनिस के पास कौन लेके जाएगा? ये वासा डिफरेंस लेके जाएगा या वासा डिफरेंशिया लेके जाएगा, ठीक है। तो पेनिस के पास ये आपके स्पर्म को, मैच्योर स्पर्म को लेके जाएगा। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पूरा दिमाग में सारा चीज़ आपको छप गया होगा, ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है? नसबंदी क्या होता है? या हिंदी इंग्लिश में इसको वास्कोटोमी कहा जाता है। भैया ये जो है ना वासा डिफरेंस, ये वास्कोटोमी शब्द आया है, उसमें क्या करते हैं? इसको नहीं क्या, यहाँ से डॉक्टर क्या करते हैं? इस नली को, यानी ये वासा डिफरेंस को क्या करते हैं? तोड़ देते और यहाँ पे ऑपरेशन कर देते। यानी स्पर्म तो बनेगा, स्पर्म मैच्योर भी हो गया, कहाँ पे? एपिडाइडेमिस में, लेकिन स्पर्म पेनिस के पास नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नली को काट दिया जाए, यानी नसबंदी की गई है। और यदि आपके पास टेस्टिस है, तो यदि किसी मेल के पास यदि टेस्टिस है, तो उसको फीमेल के साथ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। वो इंटरकोर्स भी कर सकता है, बट उसका जो स्पर्म है ना, वो फीमेल के पास नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो नली ही काट दी है ना, यानी नसबंदी कर लिया। और उसके पास यदि फीमेल के पास स्पर्म नहीं जा रहा है, तो बच्चा पैदा नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। और यदि आपका टेस्टिस ही निकाला जाए, जैसे सांड होता है ना, सांड और बैल में क्या डिफरेंस होता है? सांड जो होता है ना, वो उसका क्या होता है? उसके पास ये होता है, टेस्टिस होता है, इसलिए उसको जो गाय होती है ना, जो होती है उसके साथ उसका अट्रैक्शन होता है। लेकिन बैल में क्या होता है? इस टेस्टिस को ऑपरेशन करके उस टेस्टिस से निकाल दिया जाता है। टेस्टिस ही नहीं रहेगा तो भैया वो टेस्टोस्टेरॉन भी, उसका हार्मोन भी नहीं निकल रहा है, ठीक है, उसको हम भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उसका अट्रैक्शन होता ही नहीं गाय के साथ, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा बैल गाय के साथ कभी इंटरकोर्स करता ही नहीं है, क्योंकि भैया उसका तो टेस्टिस ही निकाला गया। यानी यदि आपके बॉडी से टेस्टिस निकाला जाए, एक टेस्टिस से तो कोई नहीं, जैसे एक किडनी है ना, दो में से यदि एक किडनी खराब हो गई, एक किडनी पे भी आदमी जिंदा रह सकता है। वैसे ही यदि दो टेस्टिस है, दो टेस्टिस में से एक टेस्टिस आपका काम नहीं कर रहा है, उसको निकाला गया है, लेकिन यदि एक टेस्टिस से, तो भैया आपका काम चल जाएगा। बट यदि दोनों के दोनों टेस्टिस निकल गए, तो फिर भैया फिर मतलब आपको अट्रैक्शन नहीं रहेगा, मतलब हिजड़ा बन जाता है आदमी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है टेस्टिस निकालने में और ये वासा डिफरेंस के को नली को तोड़ने में, ठीक है। वास्कोटोमी में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यही है कंसेप्ट क्लैरिटी, ठीक है। तो
ठीक है भैया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने 2 ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया। फर्स्ट टेस्टिस के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, देन हमने एक्सेसरी डक्ट के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अभी हम कल मेल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेंगे। देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह ये सब बहुत अच्छे से हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देन हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बहुत डिटेल में फिर मुझे लगता है 1 या 2 लेक्चर में आपका पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। और फिर आपको और मतलब कॉन्फिडेंस आपका और अच्छे से बढ़ जाएगा, है ना। तो सारा चीज़ आपको क्या करना है, ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट करके मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। फिर आपको बाद में ओनली नोट्स को रिवाइज करते रहना है, ठीक है। चलो फिर थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और एक रिक्वेस्ट, वीडियो को डाउनलोड करके मत देखना, उससे वॉच टाइम कम हो जाता है और फिर ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड नहीं होती। यानी इतना मेहनत कर रहे फिर भी वीडियो रिकमेंड क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सपोर्ट कम कर रहे। प्लीज़ सपोर्ट करिए, ठीक है। चलो फिर थैंक यू सो मच।